हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, ये है हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये डेली आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलता है। शाम को 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है और शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियोस की पीडीएफ के लिए, जो भी वीडियोस हमारी होती हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो भी बातें करनी होती हैं, जो भी अपडेट होती हैं, जो भी सूचनाएँ होती हैं, वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है, तो फटाफट आपको बताना है। तो सबसे पहला है नौटंकी, कथकली, बिहू और गरबा। लेकिन हमको असम का ही बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहू। बिहू जो लोक नृत्य है, ये जो नृत्य है वो है लोक नृत्य। दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, तो बिहू आता है लोक नृत्य की कैटेगरी में। और ये एक ऐसा नृत्य है जो असम में फसल पक जाने पर, फसल की कटाई के समय त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें गाया जाने वाला लोक नृत्य है। तो ये कैसा है, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस समय पर यानी किस त्योहार में मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये त्योहार नववर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है और फसल की कटाई पर। नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, जो मालाबार के आसपास के क्षेत्र में गाया जाता है। और आपका बचा गरबा। गरबा आपको समझ ही आ गया होगा कि गया गरबा गया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो देखिए, योजना से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको योजनाएं बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो बताना है कि किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या अटल पेंशन योजना। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे और सभी बैंक खातों में 5000 का ओवरड्राफ्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के, पंजाब, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है। इसमें अगर और डीप की बात करें तो इसमें मूल रूप से पटना, गया, नालंदा ये वाले क्षेत्र स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका कि नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश था और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद की हत्या करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। और जो आपका मौर्य वंश है वो नंद वंश के बाद आया था, और किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इस राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी हत्या करके, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, यानी कि उसका शासन समाप्त करके नया शासन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20 या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर का ए ही आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का सदस्य नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके बारे में? कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि भारत, इसको आसियान भी बोलते हैं कि आसियान का सदस्य नहीं है भारत। लेकिन जो इसमें शामिल हैं वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो राष्ट्र हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इस तरह के ये बाकी के और भी देश हैं जो मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन से सदस्य हैं इसमें। अगर पूछेगा सदस्यों से तो यही पूछेगा कि भारत इसका सदस्य है या नहीं। तो आपको पता चल गया कि भारत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय है जकार्ता, और जकार्ता इंडोनेशिया। तो आपका ये एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है। यहाँ से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? जापान की महिला टीम ने, भारत की, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पर जाना माना पहचाना अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी, भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बताना है विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 2018 वाली पूछी गई है। वर्तमान में 2021 चल रहा है और ये भी ख़त्म हो जाएगा। इतने आपका कोई एग्ज़ाम आएगा तो आपको फिर से सूची तैयार करनी पड़ेगी। फ़िलहाल अगर क्वेश्चन आया है तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अब आप बोलोगे कि सर करंट अफेयर जो होता है ये पुराना है, तो मैं आपको करंट अफेयर भी इसलिए रख के दिखाता हूँ क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसी तरह से आपसे आगे भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि करंट में से किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सूचकांक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पीटी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी आपसे सूचकांक का क्वेश्चन पूछा गया था। योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया था, खेल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ आपको कि आपको करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक कवर करने ही हैं। तो बताना है कि 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, 50, 150, 200 या 100वां। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, 100वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस ब्लॉक नाम दिया गया है? केनिया ब्लॉक, तंजानिया ब्लॉक, सूडान ब्लॉक या युगांडा ब्लॉक नाम दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सूडान ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चलिए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। ये इससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एनडीए कहाँ पर स्थित है? तो एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय सशस्त्र सेना की संयुक्त अकादमी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर याद कर लेने हैं क्योंकि इस सरकार में महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो महिलाओं से जो खेल से रिलेटेड महिलाएं हैं उनको तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। उनसे कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी हैं? तो वो है आपकी अंजलि भागवत,
हरमनप्रीत कौर, अंजू अविजार्ज या अनुराधा बिस्वाल। तो वो है आपकी हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अबटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या फिर अस्थि मज्जा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तिल्ली अथवा प्लीहा क्षतिग्रस्त बिंबाणु, जिसको बोलते हैं बिंबाणु प्लेटलेट्स, को हटाने में सक्षम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिल्ली, जिसको आप प्लीहा भी बोलते हो, तिल्ली या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो दोस्तों, जो रोज़ गोल्ड होता है, यानी कि गुलाब सोना जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सोने तथा तांबे की मिश्र धातु होती है और इसका रंग गुलाबी होता है। जब गुलाब सोना है तो रंग भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो रंग होगा गुलाबी। और दूसरी धातु कौन सी मिक्स की जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तांबा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इस तरह के टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताना है ऑप्शन ए टेफ्लॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा बेकेलाइट और ऑप्शन नंबर डी केवलर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा कौन सी है? तो दोस्तों ये देखिए, ये है Ml2T की -2, यानी कि ये जो डैश दिख रहा है आपको, ये माइनस है। तो आपको समझ जाना है इसी से, इसीलिए बोलता हूँ कि पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद PDF पे जाना है। कभी आप डायरेक्टली PDF कब पकड़ लो और उसी से याद कर लो। यहाँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो फटाफट अपना आंसर कीजिए कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा कौन सी होती है? Ml2T-2, Ml2T की -3, Ml3T-2, Ml3T-3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा Ml2T की -3, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, CaSO, 2HO का रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है CaSO 2HO? ये इंटू भी, ये आपका कोमा लग गया है, लेकिन सही मायनों में ये है, एक सेकेंड, CaSO इंटू 2HO। तो CaSO ये था 4, सॉरी एक सेकेंड, बिल्कुल गलती हो गई, CaSO4 इंटू 2HO। तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ही गलत लिखा हुआ है। तो टाइपिंग भी देखिए कितनी गलत हुई। एक सेकंड और वेट कीजिए, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, CaSO4 इंटू 2H2O। अब बताना है आपको कि ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो अब आप जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि CaSO4 इंटू 2H2O, आपको फटाक से समझ में आ गया होगा कि ये किसका सूत्र है। तो यहाँ पर आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, इतने में से ही एक क्वेश्चन और पूछ लेगा। अब आपके समझ में आ भी गया होगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बनता है कि इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र हो गया। जब रासायनिक सूत्र है तो रासायनिक नाम भी बताना पड़ेगा। तो फटाफट बताइए जल्दी से कमेंट करके कि रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग, तो यानी कि जब ये है तो इसका उपयोग क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। तो लिखने वाली खड़िया, यानी कि जो खिरिया चौक होती है, जिसको आप चौक बोलते हो, उसको बनाने में, या और अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में। बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लिए इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है कि इसका प्रयोग किस बारे में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जब हमने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट पढ़ा है तो उसका उपयोग भी हमको पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या मऊ? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा योगी जी का गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर या गैंडा? अब देखिए, जब मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहले लगवाता था तो उसमें एक उत्तर प्रदेश का ये सर्कल टाइप में लिखा हुआ होता था उत्तर प्रदेश सरकार। तो उससे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा कि इन सब में से कौन सा उसमें बना रहता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें होती है 2 मछलियाँ, धनुष भी होता है, तीर भी होती है, नदी भी होती है। अब देख लेना आपको कि सारी चीज़ें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। हम चलते हैं इतने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? 60, 70, 80 या 90? तो चलिए मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का योगदान करता है। अब आपको बतानी है कि कितनी सीट हैं, तो सीटें हैं 80। बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। दोनों आपको क्वेश्चन पता चल गए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि माघ मेला इनमें से किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन? तो दोस्तों, माघ मेला माघ माह में मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मेला है वो 1 महीने तक चलता है और भारत के सभी जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, तो विश्व प्रसिद्ध है कि प्रयाग का माघ मेला। बात कर ली जाए कि विश्व प्रसिद्ध माघ मेला कौन सा है, तो वो है प्रयाग का माघ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? अब आपको पता होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो फटाफट आपको बता देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई थी। कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कवि संत कबीर का जन्म, जो हमारे कवि हैं उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जब पालन पोषण की बात की गई है तो पालन पोषण बताना है कि पालन पोषण किसने किया था। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान आया होगा कि कोई जुलाहा दंपत्ति थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब आपसे भी ये तो रही इनकी जीवनी की बात, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इनसे हो सका तो इनका जन्म पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपसे पूछे जाएंगे इनके गुरु कि संत कबीर के गुरु कौन है। तो जो संत कबीर के गुरु माने जाते हैं वो है रामानंद। हाँ, नोट कर लेना है आप लोगों को कि संत कबीर के गुरु हैं रामानंद। इनकी रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं तो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, शबद, रमैनी। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका इसी से। तो दोस्तों, इसीलिए बोला था कि क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो अब आपको बताना है कि ये जो है साखी, शबद, रमैनी कि इनका जो संग्रह किया गया है वो किस में किया गया है, तो वो किया गया है बीजक नाम से। तो इन तीनों पुस्तकों का संग्रह किस नाम से किया गया है? बीजक, साखी, शबद और रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद यानी कि कौन से उस्ताद हैं जिनके द्वारा रखी गई थी? तो मैं आपको दिखा देता हूँ 4 उस्ताद के नाम। आपको फट से देखते ही समझ आ गया होगा कि किसके द्वारा रखी गई थी। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान। अब आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो एक बार क्वेश्चन फिर आपको दिखा देता हूँ कि लखनऊ संगीत घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर भी कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात की गई है कि नींव किसने रखी है, तो वो रखी थी बख्शू खान ने। अब आप लोगों को कमेंट बताना है कि ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और। दूसरा वाला बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज की बात की जा रही है कि लाल और हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश प्लेट बनी रहती है तो उस पर इस तरह से एक लाल रंग होता है, तो दूसरा होता है नीला। जो कि उत्तर प्रदेश की जो ये है पुलिस की गाड़ी आती है जिसका नंबर है 102, पहले 100 था, अब 102 कर दिया गया है। उसमें भी लाल और नीले कलर की लाइट जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या उर्दू। अब देखिए, जो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम होता है उसके जीएस में भी हिंदी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर सही होगा कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी की भाषा भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर उर्दू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा। अब ये बात कर लेते हैं कि ये फेमस क्यों है। तो ये जो इनकी रचना फेमस है, जो आपसे पूछ भी ली गई तो किसी न किसी वजह से पूछी गई होगी। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि इसको अक्सर कव्वाली की तरह गाया जाता है, तो इसलिए ये फेमस है इनकी रचना अमीर खुसरो की। तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि किसके द्वारा लिखी गई है और किस भाषा की बात की गई थी, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो दोस्तों 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य जी को भारत के 3रे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से रहने वाले हैं। और ये एक विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, दार्शनिक एवं धर्म गुरु हैं। किसकी बात की जा रही है? स्वामी रामभद्राचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर की बात की जा रही है को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति, आयकर या स्टाम्प शुल्क। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें चुंगी कर को शामिल किया गया था। अब दोस्तों चुंगी कर एक राज्य कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है और वसूला भी उसी के द्वारा जाता है। राज्य सरकार ही लगाएगी, वसूली भी राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमको वसूलना कुछ नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना दिवस को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई। डेट आपको पता है कि 7 अप्रैल को, लेकिन सन 1948। तो क्वेश्चन फिर से आपके यहाँ से कवर हुए। तो प्रत्येक क्वेश्चन से एक दो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसी तरह से डेली आपको क्लास लेना नहीं भूलना है। शाम को 8 बजे और शाम को 7 बजे रीजनिंग, शाम को 6 बजे हिंदी और बाकी के दोपहर में 12 बजे कोई भी टॉपिक एक आपको करा दिया करूँगा। जिस टॉपिक पर आप बोलोगे वही टॉपिक दोपहर 12 बजे मिल जाएगा। और हिंदी का जो टॉपिक आप बोलोगे उसी की वीडियो मैं आपको सुबह 7 बजे प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि आपके लिए कितनी सारी क्लासेस का प्रबंध किया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक क्या कीजिए, शेयर क्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज क्लाउड, सैमुअल कोल्ट,
बाकी के दो ऑप्शन है मार्टिन कूपर और विलियम कुलेन। फटाफट से आंसर कीजिए कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सेल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा गांधी पॉइंट निम्नलिखित देशों में किसके निकटतम है। बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडोनेशिया के सबसे ज़्यादा निकट है, जिसको बोलते हैं निकटतम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, नेक्स्ट नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आपसे पूछ लेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ये है आपकी अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बोलीविया। तो बोलीविया सुक्रे। नेक्स्ट आता है आपका वेनेजुएला। तो वेनेजुएला काराकस। लास्ट आपका बचता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ब्राजीलिया। इससे आसान आपका कोई नहीं होगा। ब्राज़ील ब्राजीलिया, वेनेजुएला काराकस, बोलीविया सुक्रे और अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। सभी की आपको पता चल गई, चारों के चारों। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके दिवस होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपकी राजधानी होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी मुद्रा होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर दीजिए फटाफट। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क, रणथंबोर, काजीरंगा या बांदीपुर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है। तो कहाँ का है, ये है असम राज्य का। अब इससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है आपका, बार बार नेक्स्ट की याद आती है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो बनता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको नोट कर लेना है। देखिए नोट करने से पहले एक बात बता दूँ मैं आपको। मैं डेली आपको बोलता था कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। एक तो उससे फ़ायदा ये है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं। दूसरी बात, आपको ये लिख लेना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेली अगर आप ये लिखोगे तो आपका जो माइंड है जो वो एक ऐसे लेवल पर सेट हो जाएगा कि आप उस जो टॉपिक है उसको उतना ही कवर करके और उतनी ही पकड़ बना के चलोगे कि किस से हमारा कितना पूछा जा रहा है और किस किस जगह से पूछा जा रहा है। जब आप उसको डेली एनालाइज करोगे तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है एनालाइज करना। अगर आप एनालाइज करके चलोगे तो आप करोगे स्मार्ट स्टडी, और आप ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ते चले जाओगे तो वो होगा आपका हार्ड वर्क। और गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है कि गधा खाए मरे या लद मरे। तमीज़ से काम कीजिए अच्छे तरीके से, जिससे आप कम समय में ज़्यादा गेन कर लो, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो शायद हमारा रह गया। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, एक सींग वाला कौन सा था, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम। तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट आ जाता है नागालैंड कोहिमा। सिक्किम आ जाता है तो सिक्किम की गंगटोक। बचा एक आपका मणिपुर, तो मणिपुर इम्फाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो ये निकलती है 8 राज्यों से। चलिए मैं आपको 8 के 8 नाम गिनवा देता हूँ। सबसे पहला आ जाता है आपका मिजोरम। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, मैं सिर्फ बोलूँगा और सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, लिख लेना है। दूसरा है त्रिपुरा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना है आपको। तीसरा आ जाता है वेस्ट बंगाल। चौथा आ जाता है आपका झारखंड। नंबर 5 पर आता है आपका छत्तीसगढ़। नंबर 6 पर मध्य प्रदेश। नंबर 7 राजस्थान और नंबर 8 लास्ट है आपका गुजरात। तो ये हैं आपके 8 के 8 राज्य। ध्यान, सबसे ज़रूरी बात है, आपसे सीधे से पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है? तो ये निकलती है 8 राज्यों से। और आपको मैं बता दूं, जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? तो गांधीनगर, रांची, अगरतला और एक लास्ट बचता है आपका भुवनेश्वर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पड़ता है आपका उड़ीसा में, तो ये आपका सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं, तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नागालैंड की राजधानी। तो नागालैंड की राजधानी अभी अभी आपको बताई थी कोहिमा। तो ये कोहिमा में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। और ये रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल, जो हॉर्नबिल है ये पक्षी का नाम है, और ये हॉर्नबिल पक्षी होता है रंग बिरंगा। मनाया क्यों जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसको मनाते हैं नागा संस्कृति के लोग, नागा जनजाति है तो वही इसको मनाते हैं। और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए नागा जनजाति के लोग हॉर्नबिल महोत्सव को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच इम्फाल कोहिमा में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध वर्ष 1944 में ब्रिटिश भारतीय सेना और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज और दूसरा जापान की संयुक्त सेना के बीच इम्फाल एवं कोहिमा के आसपास लड़ा गया था, जिसमें जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी एक स्टोरी सी बना करके याद कर लेना है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीईटी में भी पूछा गया था। आपका हाल ही का सबसे आसान पेपर यही था पीईटी वाला। उसी तरह से सभी आसान से ही पेपर आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल हमेशा देख के चलता हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी ने ही कराया था, इसलिए मैं यूपी ट्रिपल एससी वाले क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि लेखपाल और आपका फॉरेस्ट गार्ड दोनों यूपी ट्रिपल एससी ही लेगा। बचता है आपका कांस्टेबल। तो दोस्तों कांस्टेबल में भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको एक स्टोरी टाइप से बता दिया, तो आपको भी इसी तरह से उसको अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है, अपनी पढ़ाई को उसमें इंटरेस्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या सांप? तो महाराष्ट्र का जो पोला उत्सव है या त्यौहार बोल सकते हो, उसमें की जाती है बैलों की पूजा, और बैलों को ही वृषभ बोलते हैं। और ये जो है ये कृषि आधारित है। जब आप देख रहे हो कि बैल की पूजा की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड होगा। तो कृषि आधारित त्यौहार है ये। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो पोला त्यौहार है वो कैसा त्यौहार है, तो वो कृषि आधारित त्यौहार है। और क्या होता है इसमें, होती है बैलों की दौड़। तो देखिए घुड़दौड़ आपने देखी होगी, घोड़े वाली दौड़, लेकिन इसमें बैलों की दौड़ की प्रतियोगिता होती है। और ये बैलों के जो मतलब
दौड़ है उसी का आयोजन किया जाता है और इसको त्यौहार को नाम दिया गया है पोला त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? अब आपके गांव के ताऊ को तो देगा नहीं, इन चारों में से बताना है फटाफट। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। तो देख लेना है कि पॉलिटी से भी किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है पॉलिटी में, कभी आप उसमें इलझ के रह जाओ। तो फटाफट आंसर कीजिए और ये भी बताना है कि जो आपका भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो अनुच्छेद भी आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये जो है आपका महान्यायवादी उसकी नियुक्ति होती है और करता कौन है? राष्ट्रपति। और आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक्स्ट्रा फैक्ट प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमने आज ऐड किया है। तो आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, आपको लाइक करनी है, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि दोस्तों कितना मज़ा आया आज क्लास में, और इसी तरह से क्लास करानी है या सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो इसी तरह से चलानी है या सिर्फ क्वेश्चन आंसर को लेकर के चलानी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो अगर आप बोलोगे तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही चलने देंगे अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 35 का एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी, यानी विधि बोलते हैं कानून को, तो सर्वोच्च कानून का जो अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है आपका महान्यायवादी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री भी बोल सकता है। तो वहाँ पर आप हो जाते हो बहुत तगड़े करके कंफ्यूज। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर कर दूंगा अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूटी रखते हो, लगातार बने रहते हो हमारी वीडियोज़ में, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और जो आपका जीएस का डर है वो भी भाग जाएगा। तो बताना है कि किसकी राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं, जो बासमती चावल था उस पर पेटेंट प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो राइसटेक कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनी है और इसका मुख्यालय टेक्सास है। मुख्यालय आपको पता चल गया, आपका एक्स्ट्रा फैक्ट पता चल गया। तो किसकी राइसटेक कंपनी है ये भी आपको पता चल गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की। 1900 के दशक में इस पर एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था भारत का मूल रूप संविधान? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो जो भारत का संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो इसे लिखने में दोस्तों 6 माह का समय लगा था और संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। एक नया नाम आपको दे देता हूँ, आज तक आपने सुना भी नहीं होगा, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो हमारे जो बच्चे हैं वो करते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी। अगर आप भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जॉब मंत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 38 क्वेश्चन क्यों रखे हैं, या तो 40 होते या 35 होते। तो दोस्तों 38 क्वेश्चन ये आपके कांस्टेबल के हिसाब से रखे गए हैं, जो आपके कांस्टेबल में पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन। तो बताना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था या फेंक दिया गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से ज़बरदस्ती उतार दिया गया था तो वे दक्षिण अफ्रीका से
डरबन जा रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है कि महात्मा गांधी एक भारतीय व्यापारी शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका से डरबन जा रहे थे। तो आपको इसका रीज़न भी पता चल गया कि ये कहाँ जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे। सबसे पहले आपने देखा कि महात्मा गांधी जा कहाँ रहे थे, तो वो जा रहे थे डरबन। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कर लेता, अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछता कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से डरबन जा रहे थे और उनको रेलगाड़ी से फेंक दिया गया था, तो वो किस काम के लिए जा रहे थे। तो वो किस काम के लिए जा रहे थे, तो वो जा रहे थे शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। दोस्तों आंसर की आपको यहाँ पर दी गई है, नीचे आपने बोला था कि सर इसकी आंसर की भी प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए, तो चलिए मैंने आपको आंसर की भी दे दी। तो दोस्तों ये ज़रूर बताना है आज कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में कमेंट करनी है, भर भर के कमेंट करनी है। तो बताना है कि वीडियो को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाना है आपको या फिर सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाने हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना।